स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एयरटेल वन वेब डील के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो आप ये समझिए, सबसे पहले समझना होगा एयरटेल तो भले आपको पता होगा, तो वन वेब है क्या। वन वेब ये समझिए एक प्राइवेट कंपनी है जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर बनना चाहती है। जैसे कि आपके यहाँ पे बहुत सारे आईएसपी होते हैं, कुछ लोग आपको केबल का इस्तेमाल करके देते हैं, कुछ लोग आपका फ़ोन को इस्तेमाल करके देते हैं, कुछ लोग फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। ये सैटेलाइट का इस्तेमाल करके आपको देना चाहते हैं। और ये 2012 में बनाई गई थी, यानी कि ये टेक्निकली स्पीकिंग स्टार लिंक से पुराना कंपनी है। और इनका टारगेट था कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, छोटे सैटेलाइट होंगे, 150 किलोग्राम्स के होंगे। और इनका मतलब एम ये था फेज़ वन का कि ये 650 सैटेलाइट 18 ऑर्बिटल प्लेन से, मतलब प्लेन होता है कि आपका इक्वेटर को समझ लीजिए, इक्वेटर को एक प्लेन मान के चलिए, आप बहुत सारे स्लाइस लगा सकते हैं। तो ऑर्बिटल स्लाइस के लिए आप लगाने का हिसाब था कि इनको 18 स्लाइस लगेंगे और ये पूरा कवरेज दे पाएंगे दुनिया पे। और ये लो अर्थ ऑर्बिट में रखेंगे सैटेलाइट, यानी कि 5000 किलोमीटर से नीचे। तो इनका टारगेट था 1200 किलोमीटर पर रखेंगे। सैटेलाइट बनाया गया, यही कंपनी थी वन वेब। तो अब इसको अच्छे समझते हैं। तो ये बैंकक्रप्ट हो गए और हिसाब ये बनता है कि 2020 में जब पूरी दुनिया ही तबाह हो गई तो स्टॉक मार्केट भी डूबा। तो उस दरमियान इनको लिक्विडिटी क्राइसिस आ गई, यानी कि इनके पास जो एसेट्स हैं वो कोई खरीद नहीं रहा है। मतलब जैसे मान लिया आप खूब सारा सोना जमा करके रख लेते हैं, मार्केट डाउन हो जाता है और कोई खरीदना ही नहीं चाहता आपके पास, तो आप लटक गए, आप उल्टा नुकसान में चले जाएंगे। उस समय यहाँ जिसके पास मान लीजिए नॉर्मल सामान रहा वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो इस कंपनी के साथ भी वही हुआ कि इनके पास सैटेलाइट्स हैं, ये लोग सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। लेकिन कंपटीटर चूंकि आ गया मतलब स्पेस एक्स तो बहुत बम स्पीड से कंपटीटर बन गया है। तो इनके पास ये हिसाब बन गया कि भाई अब हमारे एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू जीरो हो गया। प्लस जो मार्केट क्रैश हुआ वो तो मतलब बचा कुचा कसर भी पूरा कर दिया, तो ये गए। तो इनका इस पास ये समझिए, इनका वर्क फोर्स मतलब कितने लोग काम कर रहे थे, करीब 530 लोग काम कर रहे थे, वो सब हटा दिए गए। ऑलमोस्ट सिर्फ 70-80 बचे हुए हैं अभी इनके पास। और इनके पास है क्या, मतलब बैंकरप्सी में ये किया जाता है कि ठीक है आपकी कंपनी डूबी, ठीक है बैंकरप्सी डिक्लेयर करते हैं, तो बैंक वाले आपको नहीं लूटेंगे, बैंक वाले कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट वाला का काम होता है हिसाब लगाना कि ठीक है इस कंपनी के पास क्या क्या चीज़ था, उसको कैसे मैनेज करके अपना मतलब आपका उधारी चुकाया जाए। आप उधारी माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये किया जाएगा ठीक है मान लीजिए आपके पास है ही नहीं, मतलब नुकसान हो गया बहुत बड़ा। तो मान लीजिए 1 करोड़ का आप उधार उठाए हुए थे और सिर्फ आधा दे सकते हैं, बैंक तो आपको पीछे पड़ा रहेगा। तो बैंकरप्सी डिक्लेयर करने में आप ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है बैंक आपसे जितना आप रिकवर करवा सकते हैं, मतलब लीगली उतना करवा लेगा, उससे ज़्यादा आपसे ज़बरदस्ती नहीं पड़ा रहेगा पीछे। तो इनके पास है 70 सैटेलाइट जो ऑलरेडी स्पेस में लॉन्च कर चुके हैं। 70 से ज़्यादा सैटेलाइट इनका अंतरिक्ष में है जो काम कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है। और वो फाइनल वेरिएंट का था, यानी ऐसा नहीं कि वो डमी है या प्रोटोटाइप है, वो फाइनल है। और कॉन्स्टलेशन बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जो बहुत कम ही कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। बहुत कम कंपनी सैटेलाइट बनाती है, उसमें से बहुत ही कम कंपनी है जो सैटेलाइट खुद से बनाती है और कॉन्स्टलेशन बनाने का सपना देखती है कि नहीं हम कई 100 सैटेलाइट बनाएंगे। तो ये कर चुका है, इनके पास अपनी फैक्ट्री है यूएस में। और इसीलिए आप बार बार बैंकरप्सी का देखेंगे कि भैया यूएस में क्यों कर रहे हैं, जब कंपनी यूके की है तो यूएस वाले क्यों कर रहे हैं, क्यों मतलब बैंकरप्सी हैंडल किया, क्योंकि सैटेलाइट बनाने की जो फैक्ट्री बनाई गई थी वो यूएस में था। तो हिसाब ये समझिए इनके पास ये कॉन्स्टलेशन बनाने की टेक्नोलॉजी, मतलब सैटेलाइट को कैसे बनाना है, कम्युनिकेट करना है, ये सब जो तिगड़म लगता है, स्पेशल सॉस लगता है, आईपी जिसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो इनके पास है। उसका थोड़ा वैल्यू है। लेकिन दूसरा एक तिगड़म वाला चीज़ है, इनके पास लाइसेंस है रेडियो बैंड इस्तेमाल करेगा। जैसे कि हर कंपनी मतलब इंडियन गवर्नमेंट में से जाएगी, बात करेगी ठीक है हमें मोबाइल टावर लॉन्च करना है, तो भैया उसके हिसाब से बात करना पड़ता है कि आपको कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, कौन सा कितना पावर आपको अलाउड किया जाएगा। वो मामले में ये कंपनी खरीद कर रखी हुई है, एक हज कुछ पैसा लगता है उस लाइसेंस को लेने के लिए। तो वो लाइसेंस इनके पास रखा हुआ है, तो वो लाइसेंस की वैल्यू है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि कंपनी डूबी तो एकदम जीरो हो गई। ये सारे एसेट का अगर लोग वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, खासकर कि वो बैंड का जो लाइसेंस खरीद कर रहे हो, क्योंकि जब वो लाइसेंस किसी को दे दिया जाता है दोबारा किसी को नहीं दे सकते, लाइसेंस का वही मतलब होता है। तो इसी कारण से इनके पास कुछ चीज़ है कि मतलब कॉन्स्टलेशन बनाना है आपको, मान लीजिए इसको खरीदते हैं ना, आपको दोबारा स्टार्ट से नहीं सीखना पड़ेगा, आपके पास फाउंडेशन रखा हुआ है। रेडियो बैंड का लाइसेंस जिसके पीछे लड़ाई झगड़ा होता है, फजियत लगते हैं, वो भी ये करके रखा हुआ। तो कुछ कुछ चीज़ है इनके पास। तो बैंकरप्सी में यही सब चीज़ को बेचा जा रहा है। तो बैंकरप्सी हो गई, बेचने पे काम चल रहा है, मतलब ये गवर्नमेंट काम है, तो भले गवर्नमेंट आज क्लेम कर दे कि हो गया है, अच्छा चांस है कि आपको अगले हफ्ते के न्यूज़ साइकिल में आकर नहीं फिर से लॉन्च कुछ हो गया। तो अभी हिसाब ये बन रहा है कि यूके जो है लटक गया है। यूके ग्रेट ब्रिटेन से जोक बन गया है, मतलब लिटरली उनकी कंट्री देखते देखते सारे इंडिपेंडेंस खो डाली। वो इकलौती कंट्री ऐसी बनी है जिनके पास स्पेस में सैटेलाइट भेजने की कैपेसिटी थी, वो गंवा दिए। मतलब
उनके पास कुछ नहीं है, मतलब एकदम लटक गए थे यूरोपियन यूनियन के चलते। तो ब्रेग्जिट आया। तो ब्रेग्जिट के बाद ये आया कि भले यूके का बहुत बड़ा हाथ था गैलीलियो इसको बनाने में, यूरोपियन यूनियन को गैलीलियो से हटाते रहे, भले कितनों पैसा दिए हटा दिया रहा, जाओ हटो। तो अब यूके ऐसा जगह में फंस गया कि यूके मिलिट्री के पास कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं है। आप आराम से नॉर्मल जीपीएस इस्तेमाल कर सकते हो, वो काम करेगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम रहती है। वहीं गैलीलियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्यूरेसी कम रहेगी। तो इसी कारण से मिलिट्री को कुछ बम चाहिए। अब वो इनक्रिप्टेड रहता है, उसके कारण से मतलब समझिए ग्रेट ब्रिटेन को ऐसा पड़ा कि नहीं भाई हमारा अपना कुछ होना चाहिए। तो क्योंकि ये कंपनी यूके की थी, तो इन्होंने बोला ठीक है हम जुगाड़ करते हैं। तो ये प्लान था स्टार्टिंग में, जिस टाइम ये खरीदा गया। ये प्लान चेंज कर दिया गया है, सितंबर में ये कैंसिल हो गया। बोले क्या मतलब खरीदा, मतलब कि हम इससे अपना कॉन्सलेशन बनाएंगे, और ये प्लान सितंबर में कैंसिल हो गया। ये गवर्नमेंट का है, बहुत अच्छा चांस है कि जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन फिर से ये डेटा बदल चुका हो। लेकिन अभी तक जिस टाइम मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम ये है कि सितंबर से ये प्लान को बंद कर दिया कि नहीं ये कॉन्सलेशन नहीं बनाएंगे इसको। लेकिन रिटर्न नहीं कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। क्योंकि मतलब ये आप इस तरह का डिस्कशन करते हैं तो बहुत लंबा टाइम तक सोच के रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस ये हो गया तो वो कर देंगे। अब बात करते हैं दूसरा, ये पहला पार्टनर बना, दूसरा पार्टनर बनता है भारती ग्लोबल, जिसे आप और हम एयरटेल के नाम से जानते हैं। तो एयरटेल का समझिए मार्केट शेयर जो है धीरे धीरे घट रहा है, उतना बम स्पीड से नहीं ग्रो करा। और जैसे ही जियो 4G आया था वो तो मतलब ऑलमोस्ट रोक डाला था कि भैया एयरटेल का मतलब सिम निकलना ही कम हो गया। तो इसी कारण से एयरटेल को एक ऐसा चीज़ चाहिए जो उनको एज दे, नहीं तो वो फिसले जा रहे हैं और बहुत स्पीड से फिसल रहे हैं। तो टोटल मतलब दो बड़े दादाजी यानी कि यूके और एयरटेल आके बम पैसा डाले, जिसमें $1 बिलियन का बेल आउट के बारे में व्यवस्था किया गया है। और इसमें समझिए 50% एयरटेल दे रहा है, 50% यूके दे रहा है। तो ये समझिए कि टोटल जो है, टोटल परसेंटेज कंपनी का शेयर में देखेंगे तो 45% एयरटेल के पास जाएगा, 45 कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूके के पास जाएगा। ये बात समझना ज़रूरी है, यूके गवर्नमेंट अभी इसका ओनर है। मतलब अगर कंपनी को बेचना है तो एयरटेल नहीं डिसाइड करेगा, वो यूके डिसाइड करेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूके लिया तभी गवर्नमेंट का आपको उतना बड़ा फंड मिलेगा। तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूके के पास है, ये गलती मत कीजिएगा, वो एयरटेल नहीं खरीदा है, यूके के पास है, जिसे गोल्डन शेयर कहते हैं। और बचा हुआ 10% का क्या हुआ, बचा हुआ 10% प्रीवियस डेटर्स के दे दिया गया है, जैसे कि सॉफ्ट बैंक, क्वालकॉम, एयरबस। मतलब बहुत लोग बहुत अपना समझ के पैसा डाले थे और उस सब का पैसा डूब चुका है, तो वो लोग को कुछ तो देना पड़ेगा। मतलब आप सीधा सीधा जीरो नहीं कर सकते। तो हिसाब ये कि मान लीजिए कल को ये कंपनी चल पड़ती है तो शेयर के वैल्यू बढ़ते जाएंगे, उस दरमियान ये सबका डेटर्स के पास थोड़ा सा स्टेक रहेगा, नहीं हमने डाला था पैसा वो अब निकलेगा। उतना रिकवर नहीं हो पाएगा जितना पूरा सीधा अगर स्टेक होल्डिंग रहता तो, लेकिन कुछ तो हो जाएगा। तो परचेस यही हुआ कि यूके को लगा कि नहीं हमें अपना एक नेविगेशन सिस्टम चाहिए, ये बनने पे है, यूके कंट्री मतलब कंपनी है, तो गाड़ी उसी बात पे खोले। लेकिन ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया सितंबर में। भारतीय ग्लोबल को चाहिए भैया, उनका जियो से बैंड बजे जा रहा है, धीरे धीरे मार्केट शेयर जेन्युइनली कम होने पे आ रहा है, तो इनको भी कुछ चाहिए। और वो ग्लोबल पे बार बार इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि इनका अफ्रीका में भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, वहाँ पर भी ये कवरेज बढ़ाने के मामले में सैटेलाइट से बेटर तो और कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए परचेस में एयरटेल अपना समझ के पैसा डाला है। अब बाकी 10% तो मतलब जो इसके पीछे सिर्फ पीट रहे हैं वो जाने। अब बात करते हैं स्पेस एक्स का। ये मतलब इनका बैंक्रप्सी फाइलिंग में देखेंगे सबसे पहला नाम खोला गया है स्पेस एक्स के चलते, इनको बंद करना पड़ रहा है। तो हिसाब ये समझिए कि स्पेस एक्स अभी पैसा नहीं छापता है, स्पेस एक्स बम पैसा नहीं कमा रहा है। स्पेस एक्स के पास 50% R&D का कॉस्ट नासा देता है, तो बाकी 50% कहाँ से आता है, वो प्राइवेट इन्वेस्टर देते हैं। तो वो प्राइवेट इन्वेस्टर को वापस कैसे फंड किया जाए, क्योंकि स्पेस एक्स स्टॉक मार्केट में नहीं चलता है, तो वो कैसे चल रहा है। प्राइवेटली फंडिंग करने के लिए उनका जुगाड़ ये है कि वो जितने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, जैसे कि मिलिट्री का सैटेलाइट लॉन्च हो गया, या बांग्लादेश का सैटेलाइट लॉन्च हो गया, या इधर जितने सारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं नासा का मेन कोर को छोड़ के, जैसे कि ISS वाले जितने मिशन छोड़ के जितना सैटेलाइट लॉन्च है, उससे जो प्रॉफिट निकलता है वो इन्वेस्टर्स को और स्पेस एक्स के पास आता है। तो स्पेस एक्स समझिए पैसा में तैर नहीं रहा, पैसा है लेकिन तैर नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं कि वो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। तो हिसाब ये बन रहा है कि स्पेस एक्स को डिसाइड कर लिया गया था कि ऐसे चलेंगे तो हम लोग नहीं टिक पाएंगे लंबा टाइम तक। तो स्टार लिंक का कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा कि हम इंटरनेट देंगे और ये स्पेस एक्स को एक्चुअली पैसा बना के देगा। अभी स्पेस एक्स का हालत ये है ना कि मतलब समझिए वो लाख कमा रहे हैं और प्रॉफिट जो है उसमें से मतलब 10,000 का प्रॉफिट मार रहे हैं, प्रॉफिट इनके पास बम नहीं है। तो स्टार लिंक ऐसा आइडिया इन्होंने रखा कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो बम यानी $10 बिलियन के आसपास का प्रॉफिट दे सकता है। तो ये हिसाब बनाया गया। अब ये समझिए कि ये कर ही नहीं सकते, यानी स्पेस एक्स स्टारशिप जब तक नहीं बनाता तब तक ये नहीं कर सकता। भले अभी सब लॉन्च क्यों कर रहे हैं, आप ये समझिए कि जैसे कहीं तो आज ज़मीन बेचा जाता है, ज़मीन बेचने के बाद उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं, पैसा नहीं रहता है पूरा, वो काम करना तब क्यों स्टार्ट कर देते हैं, काम करते हैं ताकि दिखा के और इन्वेस्टर से कलेक्ट कर सके पैसा। ये स्पेस एक्स भी वही कर रहा है। तो इनका हिसाब ये बनता है कि स्पेस एक्स 700 सैटेलाइट भेज चुका है। इनका मिनिमम मैथमेटिक्स कहता है कि अगर ये 1500 तक पहुँच जाते हैं तो ये किसी तरह करके सर्विस दे सकते हैं। लेकिन
इससे वो लॉन्ग टर्म नहीं हुआ, क्योंकि फाल्कन 9 जो है काफ़ी कैपेबल है, काफ़ी बम है, लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम, उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, बहुत लॉन्च करना पड़ेगा। पहले तो उतने सारे लॉन्च का खर्चा आएगा, वो पहला साइड इफेक्ट होता है। दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि इनका ये साइड इफेक्ट हो जाएगा कि इनका अपलोड स्पीड, यानी कितने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज पा रहे हैं, वो बहुत कम है। इसका ये मतलब कॉन्स्टलेशन जब तक ये पूरा करेंगे, पहले जो लॉन्च किए गए तो वो खत्म होने लगे, मतलब इनको कंटिन्यूसली भरते रहो। ये समझिए पानी डाल रहे हैं 1 लीटर और 1 लीटर लीक करते जा रहे हैं, मतलब ये नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो अभी जो किया जा रहा है वो सिर्फ समझिए फाउंडेशन रखेगी, नहीं अच्छा ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, ऐसे इसको इस ऑर्बिट में रखेंगे, ऐसे उससे कम्युनिकेशन में रखेंगे, पूरा फाउंडेशन नींव रखी जा रही है। लेकिन ये कंपनी खुद भी पता है, मतलब स्पेसएक्स को खुद भी पता है कि इससे काम नहीं चलेगा। तो उनका काम है, सारा सपना उनका लगा हुआ है कि वो स्टारशिप बना लेंगे आने वाले 4 से 6 साल के अंदर, और तब इनका मतलब हाँ तब वो बम हो जाएंगे। ऐसा क्यों? आप ये समझिए कि स्टारशिप अगर बन जाता है तो स्टारशिप सस्ता होगा। बोले 1 मिनट, बड़ा रॉकेट सस्ता कैसे होगा? क्योंकि ये 100% रियूजेबल है, सेकंड स्टेज जाके बस फेंक नहीं देना है, 100% रियूजेबल है। दूसरा, एक बार में ये 60 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जो कि काफ़ी है, मतलब क्योंकि ये सैटेलाइट बहुत भारी होते हैं, मतलब वो इसरो वाला नहीं है कि नैनो क्यूब सेट है या नैनो सेट है, ये सब 200 किलोग्राम के ऊपर के हैं, तो बम सैटेलाइट का वजन होता है। तो ये 60 भेज पाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन 60 से इनका काम नहीं चलेगा। तो इनका एम है 400 सैटेलाइट एक लॉन्च में भेजना, यानी कि मल्टीपल ऑर्बिट प्लेन को ये एक बार में कवर कर सकते हैं। अभी क्या है कि एक रॉकेट भेजे, एक ऑर्बिटल प्लेन हो गया। आप सोचिए कितने सारे ऑर्बिटल प्लेन इनको मैनेज करना है। तो हिसाब यही बन रहा है कि स्टारशिप जब बन जाएगा तब ये होगा कि अच्छा अब हम इसको पूरा कर सकते हैं और बैठ सकते हैं कि ठीक है हमने लॉन्च कर दिया, 2-3 साल तक सैटेलाइट सब चलता रहेगा, उसके बाद फिर बीच बीच में एक एक दो लॉन्च करते रहेंगे कि जितने मतलब खराब हुए हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। और हर कॉन्स्टलेशन में हमेशा हॉट स्पेयर रखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए जीपीएस है, जीपीएस को चलाने के लिए 24 सैटेलाइट चाहिए, तो 4-5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहा है जो ऑफलाइन रखा हुआ है। जैसे ही कोई सैटेलाइट बिगड़ेगा कि मतलब ये सैटेलाइट का क्लॉक खराब हो गया है या ये सैटेलाइट नौटंकी कर रहा है, उसको डिसेबल कर दिया जाएगा और हॉट स्पेयर को एक्टिव कर दिया जाएगा। तो इसमें भी वैसा ही किया जाएगा। कॉन्स्टलेशन बनाने के जैसे मान ली होता है कि 1500 चाहिए, तो कम से कम 200-300 ये स्पेयर में रखे रहेंगे अंतरिक्ष में, कि वो ऑफ रहेगा, जैसे ही कुछ सैटेलाइट गड़बड़ हुआ, जरूरत पड़ा, धड़ाक से उसको चालू कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये सब करने के लिए इनको चाहिए एक बम रॉकेट। फाल्कन 9 गाड़ी खोल दिया है इनको, मतलब फाउंडेशन नींव बना के दे दी रहा है, लेकिन ये चला नहीं पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा। और अगर इससे कोशिश करते हैं कि फाल्कन 9 पे ही सब चीज़ करें, प्रॉफिट बहुत कम होगा। तो पहला यही इनका हिसाब रखा कि स्टारशिप पूरा होना चाहिए, तो 60 की जगह 400 का। और दूसरा, आप कई लोगों को लगता है यार फाल्कन 9 रियूजेबल है, बात ये समझिए फाल्कन 9 में जो इंजन लगाए गए हैं वो केरोसिन पे चलता है, सूटी आउटपुट होता है, यानी कि वो 10 बार से ज़्यादा नहीं चला सकते। वो 10 बार की रेटिंग लेके बैठे हुए हैं और कभी भी 10 पूरा मिशन नहीं कर पाते, 6 या 7 में ही रुक रहे हैं। तो और जब इसको बनाया जाएगा स्टारशिप को, ना स्टारशिप मीथेन पर चलता है, इंजन क्लीन रहता है, यानी कि उनका टारगेट है 50 का, तो 10 वर्सेस 50। तो समझिए हर हिसाब से ये लोग पूरी तरह से मान के चल रहे हैं कि ये बना लेंगे स्टारशिप को। स्टारशिप जब बन जाएगा तब ये स्टारलिंक को पूरा स्पीड से कंप्लीट कर पाएंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे। अभी अगर इसे करते हैं तो मतलब नींव बन जाएगा, मार्केट शेयर आ जाएगा, फाउंडेशन में थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन वो उतना फायदा नहीं रहेगा। मतलब कि अच्छा आपने $1 बिलियन लगा दिया, अरे भैया $1 बिलियन आप बैंक अकाउंट में रख देते, ज़्यादा मिल जाता है। तो अभी वैसा हालत में तो समझिए स्पेसएक्स की बैंड बजी पड़ी है इसको करने में, और OneWeb का क्या कंपेयर करें, जबकि ये 700 तक पहुंच चुके हैं और OneWeb 70 पे लटका हुआ है। तो अब बात करते हैं, काफ़ी जगह मैंने वीडियो देख लिया, जियो विल एंड या एंड ऑफ जियो और ऐसा थोड़ा, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बटर मसाला लगाया गया था। तो हिसाब ये समझिए कि एज ए कस्टमर हम सभी को कंपटीशन चाहिए, इस मामले में कोई डिस्कशन नहीं, कंपटीशन होगा तभी लाइफ आगे बढ़ती है। तो कंपटीशन के मामले में मैं सीधा कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जियो के लिए हुए हो गया काफ़ी टाइम हो गया है, जियो फाइबर सीधा सीधा इंप्रूव किया जैसे ही एयरटेल एक्सट्रीम लॉन्च कर दिया गया। सीधा सीधा जियो फाइबर में बहुत सारे ऊट पटांग चीज़ थे जो मतलब सिर्फ नौटंकी के लिए किया हुआ था कि हम कस्टमर की ले लेंगे, कस्टमर करेंगे तो करेंगे क्या, जैसे ही कंपटीशन है सुधर गए। तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत मैं खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मेरा इंटरनेट अच्छा हो गया, मुझे पैसा भी नहीं बढ़ाना पड़ा, मेरा इंटरनेट अच्छा हो गया इसके चलते, एयरटेल एक्सट्रीम के चलते। मैंने नहीं चेंज नहीं किया, लेकिन ये आया मार्केट में, बहुत सारी चीज़ चेंज हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं तो डिटेल में मैं बना सकता हूँ, क्योंकि हो गया मुझे 5-6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो अब लॉन्ग टर्म रिव्यू दे सकता हूँ इसका। तो सीधा सीधा डिस्कस, मार्केट में कंपटीशन जितना होगा उतना बम आउटपुट मिलेगा। दूसरा, सैटेलाइट इंटरनेट कभी भी इफेक्टिव ना था ना हो सकता है, तो ये फिजिक्स का लिमिटेशन है, क्योंकि आप सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट पे भेज रहे हैं, तो लो अर्थ ऑर्बिट में आपको कवरेज नहीं मिलता। जियो स्टेशनरी पे हम लोग इसीलिए भेजते हैं, कवरेज मिलता है। जियो स्टेशनरी में अगर आप 4 सैटेलाइट भेज देते हैं, आप 100% प्लैनेट को कवर कर सकते हैं। और अगर 12-13 रख देते हैं वहाँ पे, हर मतलब आपका एक दो सैटेलाइट बूम भी हो जाए, आपको फर्क भी नहीं पता चलने वाला, मतलब कवरेज उतना मिला है। लेकिन साइड इफेक्ट, रेडियो पावर कम हो जाती है, क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगता है। मतलब आप 1 मेगावाट भेजेंगे, इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगाइए, देखिए कितना आता है दूसरी तरफ, बहुत कम आ पा रहेगा। इसीलिए आपका छतरी
जो लगता है घर में, जो डिश टीवी के लिए होता है, इतना बड़ा रहता है। और फिर देखिए किसी इंजीनियर से पूछिए जो लोग इस पे काम करते हैं कि वो जो आप देखते हैं ना हॉर्न में जो डेटा कलेक्ट है वो वहाँ पे कितना माइक्रोवोल्ट आ रहा है, उस कितना माइक्रोवोल्ट को कितना एम्पलीफाई करना पड़ता है, तब जाके वह सिग्नल आता है। तो ये इन्वर्स कॉइल, ये फिजिक्स का है। दूसरा लेटेंसी, यानी कि 30,000 किलोमीटर जाना और आना, और प्लस सैटेलाइट से तो आपका डेटा आ नहीं रहा हो, तो आप भेजोगे सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट रीराउट करेगा किसी के पास, वो फिर से भेजेगा। तो समझ रहे 4 हॉप्स मिनिमम होता है। 4 हॉप्स में मतलब यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 भाई सेकंड की लेटेंसी तो फिजिक्स की स्पीड पे आ गई। तो हिसाब यही बनता है। सैटेलाइट इंटरनेट लो अर्थ ऑर्बिट में कर देते हैं आप इससे बचने के लिए, तो ये होता है कि भैया आप हज़ारों सैटेलाइट लगाओ तब जाके आपको कवरेज मिलेगा। तो इसी कारण से सैटेलाइट इंटरनेट काम कर सकता है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं कि नहीं कर, इफेक्टिव नहीं होगा। यानी कि एक होता है ना कि 25 किलोमीटर प्रति लीटर चल रहे हैं या 2 किलोमीटर प्रति लीटर, सैटेलाइट इंटरनेट हमेशा 2 किलोमीटर प्रति लीटर पर रहेगा। तो यही समझिए कि ये अगर अभी जैसा है, जैसे इरिडियम है, बहुत सारी और कंपनी भी, वो सब पर हेड दाम जो देते हैं कि मतलब ठीक है मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे कितना देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए रफली 100 Mbps का कनेक्शन ये लोग देंगे। वो स्टारलिंक का जो भी सुन लिए कि GBPS दिया नहीं दे सकते हैं वो GBPS, वो सिर्फ 100 Mbps देंगे। GBPS सैटेलाइट का लिंक बताया। अब सैटेलाइट इतना बड़ा एरिया को दे रहा है, उस एरिया में जितने लोग यूज़ करते जाएंगे स्पीड घटता जाएगा। इसीलिए जितने लोगों का वो मतलब लीक हुआ डेटा की, जो लोग बेटा टेस्टर कर रहे हैं उन सबको 100 के आसपास आ रहा है। हिसाब वही है, वो 100 दे दे ढंग से, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। GBPS अगर देना चाहते हैं तो उनको बहुत और सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ेगा। 1500 सैटेलाइट में GBPS नहीं कर सकते। तो हिसाब यही बन रहा है कि पर हेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। यानी कि मैं एक कस्टमर हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अभी पेमेंट दे रहा हूँ 2000 रुपये के आसपास मान लीजिए इंटरनेट का, वो हो जाएगा 15-16 हज़ार रुपया। आप लोग में से काफ़ी लोग जो गाँव दूर दराज में देखते होंगे वो देखते होंगे कि बैंक ATM के ऊपर छतरी लगा सैटेलाइट इंटरनेट है, वो BSNL भी देता है, आप चाहें तो ले सकते हैं। तो है, ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन वो कभी भी उतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन इसका दाम घटाने का एक ही तरीका होता है, अगर रॉकेट का दाम सस्ता कर दिया जाए। ये लेकिन सिर्फ स्पेसएक्स कर सकता है, क्योंकि स्पेसएक्स खुद का रॉकेट बनाता है और उसका रॉकेट दुनिया का सबसे एडवांस रॉकेट है। यूरोपियन यूनियन के पास कोई रॉकेट नहीं है जो उसके आधा आ जाए, नासा के पास कुछ नहीं है जो उसके आधा आ जाए, किसी के पास कुछ नहीं है जो इसके आधा आ जाए। तो सिर्फ इसीलिए वो ट्राई कर सकते हैं, वो रेस में कूद सकते हैं, बाकी कोई और नहीं है। जैसे कि अमेजोन का क्यूप्लियर प्रोजेक्ट जो बन रहा है, जिसपे शायद होगा, शायद काम किया जाए, अभी तक वो रॉकेट को लॉन्च नहीं किया, अभी तक उनका रॉकेट ऑर्बिट नहीं पहुंचा है, तो वो तो बहुत दूर है। वन वे भी इस्तेमाल कर रहा था, रशियन रॉकेट्स का इस्तेमाल करके यूरोपियन यूनियन के थ्रू जा रहा था कि हम लॉन्च करेंगे, बहुत महंगा पड़ रहा था, इसीलिए वो सिर्फ 70 लॉन्च किए, जबकि मतलब स्पेसएक्स समझिए 700 पहुंच चुका है। तो कोई खतरा नहीं है जियो को इस बात से कि एयरटेल कल को सैटेलाइट इंटरनेट दे। और क्या चांसेस है कि वो सैटेलाइट इंटरनेट दे सकेंगे? बहुत कम चांस है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऐसा होता है कि हम बहुत करेंगे और उसको आपको बहुत कम दाम में बेचना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा पीस बेचना होता है। जैसे कि शैम्पू आप लोग देखते होंगे, आप कभी नोटिस किए विदेश में शैम्पू का कभी सैशे नहीं दिखाता टीवी में, होता ही नहीं है। मतलब ये अब पता नहीं, अब आ गया होगा रिसेंटली तो पता लगा, लेकिन सैशे सिर्फ इंडिया में बेचा जाता है, क्योंकि इंडिया में करोड़ों पीस बेच सकते हैं, तो उनको इतना प्रॉफिट हो जाता है कि इसको किया जाए। बाहर में बॉटल्स ही बेचना पड़ता है। तो वैसे ही समझिए, अगर सैटेलाइट इंटरनेट आप देना चाहते हैं, लाखों यूनिट्स आपको बेचने पड़ेंगे कि नहीं मैं हज़ारों हज़ारों लोगों को दे रहा हूँ, तब जाके आप पर हेड कॉस्ट कम रख सकेंगे। अब यही समस्या आ जाता है, पर हेड दाम आप कम रखना चाहते हैं तो आप लाखों को बेचना चाहते हैं। लाखों लोग जहाँ होंगे वो रूरल एरिया नहीं कहलाएगा। रूरल एरिया में लोग अगर ज़्यादा होंगे तो और ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि एक गांव आप मान लेते हैं, अगर गांव में मोबाइल टावर है तो यानी वहाँ पे सारा टेक्नोलॉजी है ढंग से फाइबर बिछाने का। जियो इसीलिए फाइबर बिछा पाया इतना आसानी से मोबाइल टावर से खींच के डाल दिया। तो वही समझिए कि जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे आपके पास बेटर ऑप्शन है। और रहा बात 2-3 जगह, जैसे कि प्लेन में वाईफाई कह सकते हैं, जो कि अभी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट में, अब दुनिया 2020 में तबाह हो गई, लेकिन अब 2019 में जैसे 20 घंटे या 40 घंटे 20 घंटे का जो फ्लाइट था जो क्रॉस अटलांटिक जाती थी, उसमें आपको वाईफाई मिलता था, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट अवेलेबल हो गया। क्रूज शिप में सैटेलाइट इंटरनेट अवेलेबल हो गया। ऐसे बहुत जगह है जहाँ पर ये सब सिस्टम अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, बहुत जगह अवेलेबल हो चुका है। तो वो सबका दाम बहुत ज़्यादा होता है, पर हेड दाम बम होता है। तो हिसाब ये है कि जियो को अभी कोई खतरा नहीं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि एयरटेल एक्सट्रीम अच्छा बने, अच्छा से कम्पीट करे, ताकि जियो अपना थोड़ा ज़्यादा भावना में पागलपंती जो कर रहा था उससे सुधरे। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट से इसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है उसका अभी, क्योंकि उसका वही हमेशा वो बार बार उसी जगह पर लटकता है कि लाखों लोगों को बेचेंगे तभी वो प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन लाखों लोगों की ज़रूरत ही नहीं होती है। मतलब कि लाख लोग ऐसे जगह पर नहीं होंगे कि अरे किसी ने, जहाँ लाख लोग देखे अरे जियो दिखा रही है, यहाँ लाख लोग हैं जो इंटरनेट मांग रहे हैं, लो भैया एक बिछा दो फाइबर, सस्ते में निपटा दो। तो हिसाब यही समझिए कि इसमें एक थोड़ा सा चिकन एंड एग सिचुएशन लटका हुआ है कि ज़्यादा लोग खरीदेंगे तभी प्रॉफिट होगा। अब ज़्यादा लोग को जहाँ होंगे वहाँ पे नॉर्मल फाइबर कर दिया जा सकता है। तो अभी जियो को कोई खतरा नहीं, लेकिन कंपटीटर एयरटेल एक्सट्रीम से बहुत फ़ायदा हुआ मेरा, आप सभी लोगों को फ़ायदा हुआ है जो लोग जियो खरीदे हुए हैं।
फाइबर। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। ये एयरटेल डील क्या है, क्या हौच-पौच चल रहा है, और ये गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ है। शांति से हड़बड़ाएँ नहीं, आराम से 1-2 महीना बाद फिर कुछ बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।